हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव टेस्ट में। जैसा कि दोस्तों हमने बताया आज के ग्रुप मैसेज में कि आज हम लोग 3 बजे लाइव टेस्ट देख रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी हमारे लाइव टेस्ट को ज्वाइन कर ले, क्योंकि दोस्तों मैं अपने लाइव टेस्ट को स्टार्ट करने वाला हूँ। दोस्तों आज के लाइव टेस्ट में कुल 45 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और 3 सेकंड का सॉल्व करके आप उसको अपने कॉपी में नोट्स करेंगे कि मैंने इसका आंसर ये दिया था लेकिन वो गलत है और इसका आंसर सही है। अगर सही है तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। अगर जो आंसर आप देते हैं अगर वह गलत निकलता है तो आप उसको काट के उसके बगल में उसका सही आंसर लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने लाइव टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी दोस्त ज्वाइन होने से रुक गए हो तो उसको जल्दी बोलिए ज्वाइन हो जाने के लिए, क्योंकि मैं अपने क्लास को लाइव टेस्ट को स्टार्ट करने ही वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने लाइव टेस्ट को अभी स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों हमने देखते हैं फिजिक्स के टेस्ट को, और ये आपका चैप्टर वीकली टेस्ट है, क्योंकि मैं इसको सप्ताह में प्रत्येक संडे को 3 बजे आज के बाद लूँगा। तो आप और ये 3 बजे तक मैंने जितना भी पढ़ाया था आपको वह से पीछे वाला ही लूँगा, उससे आगे का नहीं लूँगा। तो हम चलिए फिजिक्स के स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिए आपको सॉल्व करने के लिए मात्र 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर दिया जाता है तो आपको वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को देखिए और झटपट उसका आंसर देख के अपने कॉपी में लिखिए। तो पहला मेरे सामने है क्वेश्चन फिजिक्स का, प्रकाश की किरणें गमन करती है। क्या है क्वेश्चन पहला हमारा? प्रकाश की किरणें गमन करती है। ए में है सीधी रेखा में, बी में है टेढ़ी रेखा में, सी में है किसी भी दिशा में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है 1 2 3। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। किसमें गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें हमारे सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग दोस्तों इसका आंसर देते रहे, और देख रहा हूं मैं बहुत सारे स्टूडेंट को लाइव चैट में कमेंट कर रहे हैं, तो आप वहां भी दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों आपको जहां लाइव चैट में कमेंट करना है तो लाइव चैट में कमेंट कीजिए। मैं देख रहा हूं सभी का कमेंट। अगर आपको कॉपी में नोट्स बनाना तो कॉपी में उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखिए और हमें भेज देंगे। हमारे व्हाट्सएप में नंबर पर आप इसको भेज देंगे तो हम उसको देख लेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा। और आपको लगा कितना सही हो आप हमें कमेंट करके बस बताइएगा। चलिए हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है दोस्तों हमारा साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू डैश नियतांक होता है। ये सभी दोस्तों आपके 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्या है दोस्तों? साइन आई बाय साइन आर डैश नियतांक होता है। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 0 और डी में है 5। तो साइन आई बाय साइन आर डैश नियतांक होता है। आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? 1 नियतांक। अगर आप इसका ए आंसर दिए होंगे तो आपका बिल्कुल सही है। अब ये थर्ड हम देखते हैं। थर्ड दोस्तों हमारा है परावर्तन के कितने नियम हैं। तो थर्ड हमारा क्या है? परावर्तन के कितने नियम हैं। ए में है 2, बी में है दोस्तों 4, सी में है 3 और डी में है 6। तो परावर्तन के दोस्तों कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के दोस्तों नियम होते हैं 2। अगर आपने ए नंबर आंसर चूज किया है तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अब अपने फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फोर्थ दोस्तों हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा फोर्थ? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ए में है सीधा, बी में है उल्टा, सी में है दोस्तों दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की क्या प्रकृति होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है दोस्तों हमेशा उल्टा बनता है। कैसा दोस्तों? उल्टा बनता है। और दोस्तों फिफ्थ नंबर है दोस्तों हमारा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों आप लोग टेस्ट अच्छे से दीजिए। मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, तो मैं इसके कमेंट का भी रिप्लाई करूंगा। अगर आप कॉपी में इसका आंसर देना है तो कॉपी में नोट्स बनाने के बाद हमें पीडीएफ दे, हमें उसका फोटो खींच के भेजना ना भूलिएगा कोई भी स्टूडेंट। चलिए दोस्तों फिफ्थ हमारा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। ए में है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, सी में है आभासी और डी में है बी और सी दोनों। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या होगा?
तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, बी और सी दोनों, क्योंकि दोस्तों काल्पनिक और आभासी ये दोनों एक ही का नाम है। क्या है दोस्तों? काल्पनिक और आभासी ये दोनों एक ही नाम है, इसलिए दोस्तों समतल दर्पण हमारा काल्पनिक और आभास काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो काल्पनिक या आभासी दोनों एक ही नाम है, तो इसका आंसर होगा काल्पनिक और आभासी दोनों। अगर कोई आपके दोस्त जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसको जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हमारा लाइव लेसन टेस्ट का चालू है, ताकि उस सेशन को ज्वाइन कर ले और अपने एग्जाम नंबर में अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए दोस्तों अब अपने 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। क्या दोस्तों हमारा क्वेश्चन 6 नंबर कि काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ए में है दोस्तों सीधा, बी में है दोस्तों उल्टा, सी में है दोस्तों दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा होती है। क्या होती है दोस्तों? सीधा। चलिए दोस्तों हम अपने 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है अपवर्तन के कितने नियम है। क्या दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन हमारा अपवर्तन के कितने नियम हैं। ए में दोस्तों 2, बी में टोटल 4, सी में दोस्तों 3 और डी में है 6। तो दोस्तों अपवर्तन के कितने नियम है? तो अपवर्तन के दोस्तों हमारे 2 नियम है। कितने नियम है? 2। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 8 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ए में है जल, बी में है कांच, सी में है दोस्तों प्लास्टिक और डी में है मिट्टी। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों निम्न मिट्टी जो है ये लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये सब मैंने वही क्वेश्चन पूछा है जो आपको हम बता चुके हैं, और जो हमारे क्लास को कंटिन्यू किए होंगे वह सब क्वेश्चन का आंसर करेक्ट 100% सही दे रहे होंगे। जो नए स्टूडेंट आए हैं वो भी हमारे क्लास को पूरा देखें। अगर आप इसका आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं तो आपको इसका आंसर सही देने की आदत हो जाएगी, और समझ जाएंगे कि आपका आंसर ये सही होता है, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो जो नए हैं वो भी हमारे क्लास को कंटिन्यू देखें, क्योंकि उसकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और उसको ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। अब 9th नंबर दोस्तों हमारा है निर्वात में प्रकाश क्या होती है। क्या दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश क्या होती है। ए में दोस्तों 3 गुना 10⁸ मिली सेकेंड, बी में दोस्तों 3 गुना 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी में दोस्तों 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए दोस्तों अब हम अपने 10th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 10th नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। क्या दोस्तों 10th नंबर क्वेश्चन हमारा हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन ये रहा है 1. ए में है दोस्तों 1.77, बी में है दोस्तों 1.47, सी में दोस्तों 2.42 और डी में है दोस्तों हमारा 1.44। तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? तो दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? इसका आंसर दोस्तों होगा सी नंबर 2.42। अगर आपने सी नंबर इसका आंसर दिया है तो आपका आंसर जो है 100% सही है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अब दोस्तों हम अपने 11th नंबर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दोस्तों 11th नंबर हमारा क्वेश्चन है मेघ मरीचिका का कारण है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा 11th नंबर मेघ मरीचिका का कारण है। ए में दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी में दोस्तों परावर्तन, सी में है दोस्तों अपवर्तन और डी में है पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 11th का आंसर होगा डी नंबर, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों मैंने अभी तक 11th क्वेश्चन देखा है और हम आगे देख रहे हैं, और दोस्तों ये सब टोटल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को अवश्य याद कर ले, और इस सब क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट्सबुक में नोट्स बना के लिख सकते हैं। ये सब आपके वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए अब हम केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने अभी तक फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था, अब हम केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। और दोस्तों आप इस लाइव टेस्ट को अंत तक अवश्य देखिए,
सभी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस एग्जाम को के पूरी तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों हम अपने 11th मतलब दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री का पितामह कहा जाता है। दोस्तों 12th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, केमिस्ट्री का पितामह कहा जाता है। ये सब हमने आपको पढ़ा चुका हूँ टोटल क्वेश्चन को, तो आप इसका आंसर दीजिए सही सही कि केमिस्ट्री के पितामह कहा जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा किमियाग्रो। केमिस्ट्री का पितामह किमियाग्रो को कहा जाता है। अगर आपने ए नंबर आंसर चूज किया है तो आपका 100% सही है। केमिस्ट्री का पितामह किमियाग्रो को कहा जाता है। अब दोस्तों हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा 30 नंबर, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे डैश कहते हैं। ए में है दोस्तों प्रतिफल, बी में है दोस्तों अभिकारक, सी में है दोस्तों दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर अभिकारक। अगर आपने बी नंबर चूज किया तो आपका आंसर 100% सही है। बी नंबर इसका आंसर होगा। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं और जो पदार्थ हमको मिलता है उसको हम प्रतिफल बोलते हैं। चलिए अब हम 40 नंबर क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। दोस्तों 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अवकारक है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन अवकारक है। ए में दोस्तों H2, बी में दोस्तों C2, सी में दोस्तों O2 और डी में दोस्तों CO। तो इनमें से दोस्तों अवकारक कौन है, तो दोस्तों इसमें से अवकारक बताइए क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर H2 अवकारक है। इसका आंसर दोस्तों होगा अवकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। चलिए दोस्तों हम 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में डैश का संयोग होता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में डैश का संयोग होता है। ए में दोस्तों ऑक्सीजन, बी में दोस्तों कार्बन, सी में दोस्तों हाइड्रोजन और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में डैश का संयोग होता है। आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है। किसका दोस्तों संयोग होता है, तो ऑक्सीजन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है। चलो दोस्तों अवकरण अभिक्रिया में डैश का संयोग होता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा, अवकरण अभिक्रिया में डैश का संयोग होता है। ए में दोस्तों ऑक्सीजन, बी में दोस्तों कार्बन, सी में दोस्तों हाइड्रोजन और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो अवकरण अभिक्रिया में डैश का संयोग होता है। तो दोस्तों अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है। किसका दोस्तों संयोग होता है, हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का वियोग होता है। चलिए दोस्तों हमने 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों CaCO3 CO प्लस CO2 ये कौन सी अभिक्रिया, जो दोस्तों आपके सामने समीकरण लिखा हुआ है ये कौन सी अभिक्रिया है। ए में दोस्तों वियोजन, बी में दोस्तों अवकरण, सी में दोस्तों उष्माशोषी और डी में है दोस्तों उष्माक्षेपी। तो ये जो हमारे सामने समीकरण लिखा हुआ है ये कौन सी अभिक्रिया है। मैंने ये सब टोटल क्वेश्चन आपको बताया है, इसलिए दोस्तों आपका 45 में 45 आंसर सही होना चाहिए। तब मैं समझूंगा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं हमारे चैनल पर अच्छे से। और जो दोस्तों हमारे चैनल पर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं उसके 75% नंबर लाने की गारंटी लेता हूं कि उसको बोर्ड एग्जाम में 75% नंबर आएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर वियोजन। अगर आपने ए नंबर चूज किया है वियोजन तो आपका 100% सही है। चलो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम देखते हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्या देखते हैं दोस्तों, अभी तक 18 तक मैंने अभी तक देखा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा चुका हूं अब मैं वहां से पूछ रहा हूं। तो अब हिस्ट्री में दोस्तों हम जानते हैं, हिस्ट्री में दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि इटली और 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। ए में है दोस्तों एशिया, बी में दोस्तों उत्तरी अमेरिका, सी में है दोस्तों यूरोप और डी में है
पश्चिम एशिया। तो दोस्तों इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यूरोप। इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अपने 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा 19 नंबर, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो हमारे सामने ये ऑप्शन रहा दोस्तों 1890 में, 1871 में, 1848 में और डी में दोस्तों 1870 ईस्वी में। तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का दोस्तों एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। अगर आपने इसका आंसर चूज किया है बी नंबर तो आपका 100% सही है। दोस्तों मैंने ये सब की पढ़ाई कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक इसका लेक्चर नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी लेक्चर के लिंक डाला गया है, आप वहां से जाके हमारे इस लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको ये सब ऑब्जेक्टिव का आंसर सही हो जाएगा। और जितने लोग हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस टेस्ट को दे रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि उस सबका 45 में 45 सही हो, क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ाया उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा है। चलिए तो हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? ए में दोस्तों 1834 में, बी में दोस्तों 1871 में, सी में दोस्तों 1848 में और डी में दोस्तों हमारा 1870 में। तो दोस्तों यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 20 का ए नंबर, 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी। तो 20 का दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। अब दोस्तों हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और दोस्तों तुम्हारा 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है फ्रैंकफर्ट की संधि क्या कब हुई थी। दोस्तों मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव बताया अभी तक में कैसों में सब आपके एग्जाम, बिहार बोर्ड के एग्जाम के सजेशन के तौर पर आप मान लीजिए इस चैप्टर से रिलेटेड। दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ए में दोस्तों हमारा ऑप्शन 1864 में, बी में दोस्तों 1870 में, 1800 सी में दोस्तों 1866 में और डी में दोस्तों 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी, जिसके बाद दोस्तों हमारा जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में पूरी हुई थी। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए में दोस्तों कार्बोनरी, बी में दोस्तों लाल सेना, सी में दोस्तों हेट्रिया और डी में है डाइट। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका दोस्तों आंसर होगा ए नंबर। अगर आपने ए नंबर आंसर चूज किया है कार्बोनरी तो आपका आंसर 100% सही है। मेजनी का संबंध कार्बोनिक संगठन से था। चलो दोस्तों हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है काउंट काबूल को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा 23 नंबर, काउंट काबूल को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ए में दोस्तों राजमंत्री, बी में दोस्तों सेनापति, सी में दोस्तों गृह मंत्री और डी में दोस्तों प्रधानमंत्री। तो काउंट काबूल ने विक्टर एमुनियल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका दोस्तों आंसर सही होगा डी नंबर, प्रधानमंत्री। काउंट काबूल ने विक्टर एमुनियल को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। चलो तो अब हम 25 नंबर क्वेश्चन और की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन हमारा गेरिबाल्डी पैसे से क्या था। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा गेरिबाल्डी पैसे से क्या था। हमारे सामने ये ऑप्शन है, ए में दोस्तों किसान, बी में दोस्तों नाविक, सी में दोस्तों सिपाही और डी में दोस्तों जमींदार। तो गेरिबाल्डी पैसे से क्या था? आप इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्या था गेरिबाल्डी पैसे से? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, गेरिबाल्डी पैसे से नाविक था। क्या था दोस्तों? नाविक। तो गेरिबाल्डी पैसे से क्या था? तो गेरिबाल्डी दोस्तों पैसे से बी नंबर था। इसका आंसर, सही आंसर बी नंबर होगा, गेरिबाल्डी पैसे से नाविक था। अगर आपने बी नंबर चूज किया है इसका तो आपका आंसर 100% सही है, गेरिबाल्डी पैसे से नाविक था। चलो दोस्तों अब हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा रक्त और लौह
नीति का अवलंबन किसने किया था? आपके सामने ये ऑप्शन रहा, ए में है दोस्तों मेजनी, बी में दोस्तों हिटलर, सी में दोस्तों विलियम और डी में दोस्तों बिस्मार्क। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, बिस्मार्क। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर दिया है तो आपका आंसर 100% सही है। चलिए दोस्तों अब हमारे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा, यंग इटली का संस्थापक कौन था? ए में दोस्तों काबूर, बी में दोस्तों गेरिबाल्डी, सी में दोस्तों मेजनी और डी में दोस्तों मुसोलिनी। तो यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो इसका दोस्तों आंसर था, यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। कौन था दोस्तों? मेजनी। यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर चूज किया तो आपका आंसर 100% सही है। चलिए दोस्तों हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जालबेरिन किसकी संस्थान थी? क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, जालबेरिन किसकी संस्था थी? आपके सामने ऑप्शन ये रहा, ए में दोस्तों किसानों की, बी में दोस्तों क्रांतिकारियों की और सी में दोस्तों पादरियों की और डी में है दोस्तों व्यापारियों की। तो आप लोग बताइए जालबेरिन किसकी संस्था थी? ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जालबेरिन किसकी संस्था थी? तो इसका दोस्तों आंसर होगा, जालबेरिन जो है व्यापारियों की संस्था थी। किसकी दोस्तों? व्यापारियों की। तो इसका आंसर सही होगा, डी नंबर आंसर सही होगा, जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। चलिए तो हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के बीच हुई थी? क्या दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के बीच हुई थी? ए में दोस्तों जर्मनी, बी में दोस्तों यूनान, बी में दोस्तों रूस और तुर्की, सी में दोस्तों यूनान और डी में है दोस्तों इंग्लैंड। तो एड्रियानोपल की संधि किसके बीच हुई थी? तो एड्रियानोपल की संधि जो है रूस और तुर्की के बीच हुई थी। किसके बीच? रूस और तुर्की के बीच। अब हम दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मेटरनिक कौन था? क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा, मेटरनिक कौन था? तो हमारे दोस्तों सामने ऑप्शन है 4, ए में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, बी में दोस्तों फ्रांस का सम्राट, सी में दोस्तों रूस का गार्ड और डी में दोस्तों पर्सा का चांसलर। तो मेटरनिक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं और आप लोग इसका आंसर मैंने जैसा सबका 100% अटेंडेंस सही हो रहा था। अगर आपका 100% सही हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि मेरा सर सही हो रहा है और ए का आंसर ये होगा, 29 का आंसर ए है। तो आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहे और हमें प्यार देते रहे। मैं आपके लिए रोज ही ऐसे से टेस्ट और आपके लिए क्लास लेके आता ही रहूंगा। तो चलिए दोस्तों अब 39 नंबर क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? हमारे सामने दोस्तों ऑप्शन रहा, ए में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पर्सा, बी में दोस्तों पर्सा डेनमार्क, सी में दोस्तों फ्रांस पर्सा और डी में है दोस्तों इटली और रोम। तो सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका दोस्तों आंसर आप दीजिए, आप लोग दीजिए। तो दोस्तों सीडान का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर सी नंबर होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर चूज किया है तो आपका 100% सही है। सीडान का युद्ध जो है दोस्तों पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच दोस्तों? पर्सा और फ्रांस के बीच। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्थान का गठन किसने किया था? क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा, फ्रेंड्स ऑफ इटली, क्या फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्थान का गठन किसने किया था? आपके सामने दोस्तों ऑप्शन ये रहा, ए में दोस्तों जियोबर्टी ने, बी में दोस्तों चार्ल्स एल्बर्ट ने, सी में दोस्तों विक्टर एमुनियल ने और डी में है दोस्तों मेजनी ने। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्थान का गठन किसने किया था? इसका दोस्तों आंसर दीजिए, आप लोग को 3 सेकंड का टाइम मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्थान का गठन
मेजनी ने किया था। किसने दोस्तों फ्रेंड्स ऑफ इंडियन नामक संस्थान का गठन किया था? तो मेजनी। किसने दोस्तों? मेजनी। इसका आंसर होगा दोस्तों 31 का डी नंबर। अगर आपने डी नंबर चूज किया तो आपका 100% सही है। चलो तो हम 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा है वेना सम्मेलन कब हुआ था? ये आपके 2021 के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि वेना सम्मेलन कब हुआ था। आपके सामने ये ऑप्शन है, ए में दोस्तों 1815 में, बी में दोस्तों 1818 में, सी में दोस्तों 1848 में और डी में दोस्तों हमारा है 1850 ईस्वी में। तो वेना सम्मेलन कब हुआ था? तो वेना सम्मेलन दोस्तों 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1815 ईस्वी में। अगर इसका आंसर आपने ए चूज किया है तो आपका 100% सही है। वेना सम्मेलन 1815 में हुआ था। अब दोस्तों हम देखते हैं ज्योग्राफी के टेस्ट की ओर बढ़ते हैं और आगे का टेस्ट हमारा ज्योग्राफी चैप्टर से है। तो चलिए दोस्तों अब अपने ज्योग्राफी के टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक का टेस्ट मैंने जैसा आपका 100% सही हुआ होगा, अगर आपका 100% सही हुआ है तो आप हमें कमेंट करें। और अभी तक मैंने मैक्सिमम दोस्तों 32 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब दोस्तों हम 33 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और 33 क्वेश्चन से हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग ज्योग्राफी का टेस्ट देने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं ज्योग्राफी के टेस्ट के लिए? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो और ये आपका 100% सही हो रहा हो तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स लोग को बताइए और उसे भी कहिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। अगर दोस्तों अगर आपका कोई भी फ्रेंड जो हमारे व्हाट्सएप क्लास को चाहता है तो आप उसका नंबर हमको सेंड कर सकते हैं। मैं उसका नंबर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वो जो है अपने एग्जाम 2021 एग्जाम की तैयारी वो भी अपने एग्जाम के अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम ज्योग्राफी के टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 33 नंबर जो है वो है तट से 10 मीटर क्षेत्र को आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा? तट से 10 मीटर क्षेत्र को आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र कहते हैं। आपके सामने दोस्तों ये ऑप्शन रहा, ए में है दोस्तों 300, बी में दोस्तों 400, सी में तो 100 और डी में है दोस्तों 200। तो तट से 150 मीटर क्षेत्र को आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र कहते हैं। आपको 3 सेकंड का टाइम मिला, आप इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 200। तो 200 मीटर के क्षेत्र को आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र कहते हैं। चलिए तो अब हम 34 नंबर क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है संविधान की धारा 21 का संबंध है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा? संविधान की धारा 21 का संबंध है। ए में दोस्तों मृदा संरक्षण से, बी में दोस्तों वन्य प्राणी तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, सी में दोस्तों जल संसाधन और डी में दोस्तों खनिज संसाधन। तो वन्य इसका आंसर दोस्तों क्या होगा 21 नंबर का? तो इसका दोस्तों आंसर होगा बी नंबर, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से है भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध। ये सब मैंने अपने लेक्चर में आपको बता चुका था। अगर आप लोग नहीं देखे थे, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे इस लेक्चर को, इस टेस्ट को देने के बाद हमारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो आप लोग सभी लोग अंतिम तक टेस्ट अवश्य दें। अब दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत में किस सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस मृदा का विस्तार सबसे अधिक है। ए में दोस्तों जलोढ़ मृदा, बी में दोस्तों लाल मृदा, सी में दोस्तों काली मृदा और डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए भारत में किस मृदा का विस्तार सबसे अधिक है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ए नंबर जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा का विस्तार है। अब दोस्तों हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा 36 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। आपके सामने ऑप्शन ये रहा दोस्तों, ए में है दोस्तों महात्मा गांधी, बी में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में दोस्तों विवेकानंद और डी में है पंडित नेहरू। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। तो इसका दोस्तों आंसर होगा डी नंबर पंडित नेहरू। देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने कहा था। चलिए दोस्तों हम 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा है मैग्नीज उत्पादन में भारत का डैश स्थान है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा है मैग्नीज उत्पादन में भारत का डैश स्थान है। ए में दोस्तों 6वां, बी में दोस्तों 5वां, सी में दोस्तों 3वां और डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर क्या होगा 37 नंबर का। 37 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय उत्पादन में मैंगनीज का तीसरा स्थान है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा थर्ड स्थान मैंगनीज का उत्पादन में है भारत का। अब 38 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है चरक का संबंध डैश से है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि चरक का संबंध डैश से है। आपके सामने ऑप्शन ये रहा, ए में दोस्तों स्पेन, बी में दोस्तों भारत, सी में दोस्तों अमेरिका और डी में है दोस्तों चीन। तो चरक का संबंध किससे है आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो चरक का संबंध दोस्तों है भारत से। किससे है दोस्तों चरक का संबंध? तो चरक का संबंध भारत से है। चलो दोस्तों अब 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है मृदा कितने प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों 39 में क्वेश्चन हमारा है मृदा कितने प्रकार के होते हैं। ए में दोस्तों 5, बी में दोस्तों 3, 4, डी में सी में दोस्तों 4 और डी में दोस्तों 2। तो दोस्तों मृदा कितने नंबर प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा। तो मृदा जो है दोस्तों वो 2 प्रकार, सॉरी दोस्तों ए नंबर आंसर होगा 5 प्रकार के होते हैं। मृदा दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? मृदा 5 प्रकार के होते हैं। चलो दोस्तों अब हमने 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा 44 नंबर कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने ये रहा ऑप्शन, ए में तो 3 जून, बी में है दोस्तों सॉरी बी होगा, बी में दोस्तों 4 जून और सी में दोस्तों 2 जून और डी में दोस्तों 5 जून। तो मेरे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर दोस्तों होगा डी नंबर। क्या होगा दोस्तों? डी नंबर, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलो तो अब 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है कि कोयला डैश संसाधन। क्या दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन हमारा है कोयला डैश संसाधन है। तो बताइए दोस्तों कोयला कौन सा संसाधन। आपके सामने ये ऑप्शन था, ए में दोस्तों नवीकरणीय, बी में अनवीकरणीय, सी में दोस्तों जैव और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो कोयला कैसी संसाधन है? तो कोयला दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है, इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर। अब दोस्तों अपने 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है बिहार में 22% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। क्या क्वेश्चन दोस्तों हमारा? बिहार के 22% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। मेरे आपके सामने ये क्वेश्चन है, ए में दोस्तों 7.5, बी में दोस्तों 6.5, सी में दोस्तों 97.5 और डी में दोस्तों 7.1। तो बिहार में 22% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका दोस्तों आंसर होगा डी नंबर। भारत में 7.1 भौगोलिक क्षेत्र, बिहार में 7.1% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। चलिए तो 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्राणियों के शरीर में 22% जल होता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि प्राणियों के शरीर में 22% जल होता है। आपके सामने ये क्वेश्चन अथीरा ऑप्शन है, ए में 270, बी में 265, सी में 97.5 और डी में 235। तो प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल होता है? तो प्राणियों के शरीर में दोस्तों 65% जल होता है। इसका आंसर होगा बी नंबर। दोस्तों क्या होगा आंसर? बी नंबर। प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है। अब चलिए दोस्तों हम 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वृहद जल के कारण पृथ्वी को डैश ग्रह भी कहा जाता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा है वृहद जल के कारण पृथ्वी को डैश ग्रह भी कहा जाता है। मेरे सामने ये ऑप्शन है, ए में दोस्तों लाल, बी में दोस्तों पीला, सी में दोस्तों नीला और डी में दोस्तों हरा। तो वृहद जल के कारण पृथ्वी को डैश ग्रह कहा जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा नीला। वृहद जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, वो है दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा 45, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। आपके सामने ये रहा दोस्तों ऑप्शन, ए में दोस्तों रेगुर मृदा, बी में दोस्तों जलोढ़ मृदा, सी में दोस्तों लाल मृदा और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 45 का? तो 45 का आंसर होगा दोस्तों काली मृदा। तो 45 का क्या आंसर होगा दोस्तों? ए नंबर। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है।
चलो दोस्तों, आज का लाइव टेस्ट आपका यहीं खत्म होता है। अगर आप लोगों का कितना सही हुआ ये आप जल्दी से हमें अपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेरे नंबर पर आप लोग जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों का कितना सही हुआ आज के क्लास में। जिसका जितना ज़्यादा सही हुआ होगा मैं समझूंगा वो हमारे लेक्चर को उतने अच्छे से देखते हैं। अगर आप हमारे लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे तो इसमें तो आपका 45 में दोस्तों 45 आने की पूरी संभावना है। अगर नहीं आया है तो आपको और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं रात में फिर 8 बजे के साथ 8 बजे। और आज के क्लास में 8 बजे के क्लास में हम जानेंगे इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर मैंने कल एंड किया था पहला चैप्टर, उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, मैं उसको देखूंगा आज के 8 बजे के क्लास में। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। और साथ में दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं इस वीडियो का लिंक फिर से आपका डिस्कशन में डाल देता हूँ। आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को खूब फैलाएं और अपने दोस्त को भी बोले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, और साथ में वो अपने 10th की बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं रात में 8 बजे फिर से। धन्यवाद।